किस बलोच सरदार से जब ये पूछा गया कि आपके इलाके में स्कूल क्यों नहीं है, तो इस बलोच सरदार ने जवाब दिया, अगर मेरे कबीले के लोग तालीम याफ्ता हो गए तो मुझे सलाम करना ही छोड़ देंगे। किस वज़ीर आला ने कहका लगाकर कहा था कि बलूचिस्तान में अगर सड़कें नहीं हैं तो क्या हुआ, जहां जाना हो वहां हेलीकॉप्टर से चले जाएं। कौन था बलूचिस्तान का वो सरदार जिसने 1000 से भी कम वोट लिए मगर वो बलूचिस्तान का वज़ीर आला बन गया। ऐसा वज़ीर आला जो आवाम से लूटे गए पैसों से अपनी रातों को रंगीन करता रहा। कौन है जिम्मेदार बलूचिस्तान के 70% लोगों की गुर्बत का। दुबई, लंदन, कराची के आलीशान महलों में रह रहे ये बलोच सरदार, या फिर इस्लामाबाद के वो हुक्मरान जो हर साल इन बलोच सरदारों को अरबों रुपया देते हैं। सिर्फ 2018 से 2022 तक कुल बलूचिस्तान को जो वफाक की तरफ से हिस्सा मिला इन बलोच सरदारों को वो 1,13 अरब रुपए थे। कहाँ गया ये पैसा? बलूचिस्तान की कुल 1,40,00,000 आबादी के हर फर्द को अगर ये पैसा बांट दिया जाता तो बलूचिस्तान का हर शहरी आज लखपति होता। कहाँ जा रहा है ये पैसा? लंदन के क्लब्स में या दुबई के होटलों में हो रही अयाशी में, या फिर करोड़ों रुपए मालियत की ली जाने वाली रोल्स रॉयस कारों में। क्या है बलूचिस्तान का सरदारी निज़ाम? क्या बलूचिस्तान का सरदारी निज़ाम ही इसके मसाइल की बड़ी जड़ है? किसने शुरू किया बलूचिस्तान में ये सरदारी निज़ाम और किसने ज़्यादा लूटा बलूचिस्तान को? मैंगल, मरी और बुख्ती ट्राइब्स के कौम परस्त सरदारों ने, या फिर रिंद, मक्सी, जमाली, रईसानी और संजरानी जैसे वफाक परस्त या पाकिस्तान के नाम की सियासत करने वाले सरदारों ने? आज ये सब समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। बलूचिस्तान का जिक्र होते ही बलूचिस्तान के जब सियासी मसाइल का जिक्र किया जाता है तो फौरी तौर पर सरदारी निज़ाम को कहा जाता है, सरदारी निज़ाम जहन में आ जाता है कि सरदारी निज़ाम बलूचिस्तान के मसाइल की बड़ी जड़ है। सरदारी निज़ाम के बायस ही बलूचिस्तान के ये सारे इश्यूज़ हैं। तो बलूचिस्तान का सरदारी निज़ाम बुनियादी तौर पर 40 से ज़्यादा बड़े ट्राइब्स हैं। वैसे तो 100 से ज़्यादा, 100 के लगभग ट्राइब्स हैं, लेकिन जो बड़े ट्राइब्स जिनको मेजर ट्राइब्स कहा जाता है वो 40 के लगभग हैं। अब इन 40 ट्राइब्स में से जो बड़े नाम सियासत में भी हैं, जिस ट्राइब्स के जिनके लीडर्स, उनमें जिस तरह जमाली है, खैतरान है, मक्सी है, रईसानी, रिंद, संजरानी, लगारी, जातक, इसके साथ साथ मरी ट्राइब बहुत बड़ा है, बुख्ती ट्राइब बहुत बड़ा है, मैंगल ट्राइब बहुत बड़ा है। तो इसमें जो 3-4 जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो उस तरह वफाक परस्त नहीं है, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं करते, जबकि बाकी ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी अलाइनमेंट फेडरेशन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। अब असल में बलूचिस्तान के अंदर जो ये सरदारी निज़ाम था जो आज हमारे सामने मौजूद है जिस शक्ल में, इसके ज़िम्मेदार हैं रॉबर्ट ग्रोव सैंडमैन। अब रॉबर्ट ग्रोव सैंडमैन ये बलूचिस्तान में 1870s में जो गवर्नर जनरल थे, इनके एजेंट के तौर पर इनको बलूचिस्तान में तैनात किया गया था। और आज का बलूचिस्तान का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसकी बुनियाद इन्हीं सैंडमैन ने रखी थी। यही वजह है कि आज बलूचिस्तान के इस पूरे ट्राइबल सिस्टम को, समाजी सिस्टम को, इस सोशल सिस्टम को, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी सैंडमैन सिस्टम कहा जाता है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर 1877 में ये एक फार्मूला बनाया कि बलूचिस्तान में इनडायरेक्ट रूल कायम किया जाए, सरदारों को पैसे दिए जाएं, जो बलोच बड़े कबाइल हैं, कबाइलों के चीफ्स हैं, इनको वसाइल दिए जाएं, पैसे दिए जाएं, सहूलियात दी जाएं, ऑनर्स दिए जाएं, सब्सिडीज़ दी जाएं, रॉयल्टीज़ दी जाएं, और इसके बदले बरतानिया के लिए हमायत हासिल की जाए। इन्हीं के दौर में, यानी सैंडमैन के दौर में ही जो ट्रीटी ऑफ कलात हुई, यानी जो कलात की रियासत थी वो भी ब्रिटिश के साथ उसका एक माहिदा हुआ 1870 लेट 1870s में। उसके बाद फिर जो
कोयटा की जो शक्ल बनाएगी, इसे मिलिट्री बेस बनाया गया ताकि अफगानिस्तान का जो फ्रंटियर है उसको सारा कंट्रोल किया जा सके। सारा यानी जो सरदारी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सैंडमैन ने बनाया था। इन्हीं के तहत ये सारा ट्राइबल सिस्टम और जो फेडरल सिस्टम, वहाँ का जो ये चीफ सिस्टम है, सरदार सिस्टम है, ये कायम रहा। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद इसी सिस्टम को कायम रखा गया, सिवाय उन कबीलों के ख़िलाफ़, सिवाय उन ट्राइबल चीफ्स के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने कुछ मुज़ाहमत करने की कोशिश की। जैसे खान ऑफ कलात जो हैं, उनके भाई करीम, मीर करीम ने बगावत करने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। या अयूब खान के दौर में मरी ट्राइब ने कुछ पाकिस्तान के साथ कुछ रेजिस्टेंस करने की कोशिश की तो मरी ट्राइब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। भुट्टो दौर में मैंगल्स के ख़िलाफ़ किया गया। मुशर्रफ दौर में बुगटीज़ के ख़िलाफ़ किया गया। बुगटी यानी चीफ नवाब अकबर बुगटी और उनके चंद जो करीबी हामी थे उनके ख़िलाफ़ किया गया। बड़ी तादाद में जो सरदार हैं उनको हमेशा इस्लामाबाद अपने साथ ही मिलाता रहा है, यानी वो वफाक के साथ ही रहे हैं। अब अगर हम देखें, जब बलूचिस्तान 1970 में बाकायदा तौर पर एक प्रोविंस की सूरत में सामने आता है, उससे पहले बलूचिस्तान एक ट्राइबल सिस्टम के तहत, यानी ट्राइबल इज़म के तहत बाकायदा तौर पर सूबा नहीं था। कोयटा म्यूनसिपैलिटी थी और बाकी जो हैं वो कुछ इंतज़ामी इलाके थे। बाकायदा सूबा बलूचिस्तान 1970 में बनता है। अब 1970 में सूबा बनने के बाद, यानी उसके बाद जब 1973 का वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, उससे पहले 1970 के इलेक्शन भी होते हैं। तब से लेकर अगर हम देखें अब तक, यानी जब बलूचिस्तान जब का सूबा बना है, तो यहाँ पर कुल जो है वो 22 सालों के लिए ऐसी हुकूमतें रही हैं, ऐसी सियासी जमातों की जो फेडरल इज़म की बात करती थी, यानी जो पाकिस्तान के साथ शामिल रहने की। इनमें मुस्लिम लीग काफ की हुकूमतें रही हैं, इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, नून लीग की हुकूमत रही है, PTI और बाप का आपस में इत्तेहाद रहा है। 22 साल इस जो ये फेडरल पार्टीज थी इनकी हुकूमत रही। और 6 साल के लिए जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स थी इन्होंने काम किया, यानी जो बलोच नेशनलिस्ट चीफ मिनिस्टर थे, इनमें अताउल्ला मैंगल भी हैं, अख्तर मैंगल भी हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक भी हैं। इन जो कौम परस्त हैं इन लोगों को मौका मिला। उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो जिस तरह की नाखवानगी है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह की गुर्बत है, यानी 70% से ज़्यादा जो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के शहरी हैं, वो आज भी गरीब हैं। 30 लाख बच्चा बलूचिस्तान का वो स्कूल नहीं जा पाता गरीबी की वजह से। 1970 से लेकर 1924 तक अगर हम देखें तो सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ स्कूलों की और हस्पतालों की डेवलपमेंट के नाम पर, यानी तरक्याती फंड के नाम पर बलूचिस्तान को 1.5 खरब रुपया दिया गया है। उसके बावजूद ये 1.5 खरब रुपए का अशरो अशीर भी कहीं पर नज़र नहीं आता कि कहाँ पर गया ये 1.5 खरब रुपया। हालांकि यहाँ पर कौम परस्त हुकूमतें भी रही, चीफ मिनिस्टर भी रहे, गौस बख्श बजिंजो जैसे जो बाकायदा बलोच कौम परस्त थे, ये लोग गवर्नर्स भी रहे, नवाब अकबर बुगटी गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे। उसके बावजूद बलूचिस्तान के अंदर किसी भी तरह का हमें ट्रिकल डाउन नज़र नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ को लेकर, खवानदगी को लेकर, स्कूलों को लेकर, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर करप्शन की गई, बड़े पैमाने पर वहाँ पर लूट मार की गई। पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर छापा डले और फाइनेंस सेक्रेटरी जो किसी सूबे का रहा हो उसके घर से 73 करोड़ रुपया, यानी 73 करोड़ रुपया बरामद किया जाए। ऐसा बलूचिस्तान में हुआ 2016 में, जब बलूचिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी, साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद रिसानी घर छापा पड़ा तो 73 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। अब यहाँ से अब ये देखिए कि 73 करोड़ रुपया एक फाइनेंस सेक्रेटरी घर से बरामद हो रहा है और वो कैश की सूरत में उसने रखा हुआ है। अभी कितना जो पैसा है जो गोल्ड की सूरत में होगा, जो बाहर के मुल्कों के अकाउंट्स की सूरत में होगा, जो दुबई में लगाया गया होगा, इंग्लैंड में लगाया गया होगा, वो तो अरबों की मालियत में होगा। यही वजह है कि कोई हिसाब नहीं है। अगर लेटेस्ट भी हम बात करें तो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का बाकायदा तौर पर जब 2009 में आगाज़ किया गया था, उसके बाद कहा जाता है कि 40 अरब रुपए से ज़्यादा डिस्पर्स किया गया था, बांटा गया था बलोच सरदारों में बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पर। लेकिन वो पैसा बिल्कुल नीचे नहीं आया, यानी अवाम तक बिल्कुल ये पैसा नहीं गया। अब इसमें खुद जो वाज़े तौर पर एक तो हम ये चीज़ मान कर चल रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो इस सरदारी निज़ाम, लेकिन इसमें ज़्यादा जो किरदार लूट मार में नज़र आता है वो ऐसे सरदारों का नज़र आता है जो इस्लामाबाद के साथ मिलकर इस्लामाबाद की यानी फेडरल
जमातों के साथ मिलकर ज़्यादातर इक़्तिदार में आ जाते हैं। जैसे जो प्रो फेडरल पॉलिटिशियंस हैं, बलूचिस्तान के सरदार हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तरक्की कम है, जिनमें जमालीज हैं, मक्सीज हैं, रिंद है, रईसानी है। इन जो जो ट्राइबल चीफ्स जो हमेशा से फेडरल की पॉलिटिक्स करते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर जो हकायक बताते हैं, यहाँ पर तरक्की कम है। जबकि जो मैंगल ट्राइब्स के इलाके हैं, बुकती ट्राइब्स के इलाके हैं, मरी ट्राइब्स के इलाके हैं, यहाँ पर इन इलाकों के मुकाबले में जो प्रो फेडरल सरदारों के इलाके हैं, इनके मुकाबले में कदरे फिर भी सूरत हाल कोई थोड़ी बहुत हेल्थ की या एजुकेशन की वजह से कदरे बेहतर नज़र आती है। बिल्कुल बेहतर हम नहीं कह रहे, तकाबल अगर हम करें तो जो ये प्रो फेडरल पॉलिटिशियंस हैं, प्रो फेडरल सरदार हैं, इनके इलाकों में ज़्यादा नाखवानगी है, ज़्यादा पसमानदगी है, ज़्यादा लूट मार है, ज़्यादा जो है वो बुरी सूरत हाल है बनिस्बत दूसरे सरदारों के। अब ये बलूचिस्तान का जो हम बता रहे हैं, ये एक इंटरनल मसला है, यानी अंदरूनी हम मसले की तरफ बात कर रहे हैं सरदारी निज़ाम। इसका कतई मतलब नहीं कि बलूचिस्तान के आज के जो मसाइल हैं इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं हैं। बलूचिस्तान के बिल्कुल एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहे हैं, जिस तरह वहाँ पर 1948 के बाद हमने जिक्र भी किया, फौजी ऑपरेशंस भी किए गए हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उस तरह काम करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती रही। बलूचिस्तान में इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने पर भी बहुत से खदशात होते हैं। ये सब प्लस ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक इंटरनेशनल गेम चल रही है, चाइना का जो अपना इंटरेस्ट है अपने कैपिटल को बचाने का, सरमाए को बचाने का, फिर इंडिया और अमेरिका के जो एंटी चाइना पूरा एक डिज़ाइन है, प्लस इसमें वो ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो बलूचिस्तान का सरदारी निज़ाम है ये अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है। अब इस सरदारी निज़ाम को भी काफ़ी ज़्यादा वीक ये हो रहा है, एक लिहाज से डैमेज हो रहा है, जब वहाँ मिडिल क्लास जो बलोच हैं वो भी अब उभर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है सरदारी निज़ाम की, ट्राइबल निज़ाम की उम्र नहीं होती, उसकी उम्र भी दुनिया भर के अंदर, दुनिया की हर सोसाइटी पहले ट्राइबल सोसाइटी थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो ट्राइबल जागीरदारी और फिर उसके बाद सरमायादारी और आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं यहाँ तक पहुँची हैं। तो बलूचिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। अब इन सरदारों का वो वाला पुराने वाला कंट्रोल नहीं है, ज़्यादा इन्हीं का है, लेकिन जो पहले एक ज़माने में सरदारी निज़ाम होता था उस तरह नहीं है। अब मिडिल क्लास भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। इंट्रो में हमने 2-3 हवाले दिए थे, जैसे हमने कहा कि जब बलूचिस्तान के एक सरदार से पूछा गया कि स्कूल क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा सलाम कौन करेगा। ये नवाब अकबर बुगटी जो बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, इनसे मंसूब जुमला है। जबकि ये कहना कि बलूचिस्तान में सड़कें नहीं हैं तो हेलीकॉप्टर से चले जाएं, सरदार असलम रईसानी जो वैसे भी बड़े मशहूर थे कि डिग्री होती है चाहे जाली हो, ये उनसे मंसूब है। और बलूचिस्तान का वो सरदार जो 1000 से भी कम वोट लेकर वज़ीर आला बन गया और आवाम के लूटे पैसों से अपनी रातों को रंगीन करता था, वो अब्दुल कद्दूस बजिंजो हैं, कि जिनके बारे में ये मशहूर है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनकी रातों को सरगर्मियाँ होती थी और फिर वो इसीलिए दोपहर को देर गए यानी लेट 12-1 बजे अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस आते थे। तो ये बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, इनमें जो बलूचिस्तान के इंटरनल एक बहुत बड़ा मसला है सरदारी निज़ाम, इसके हवाले से किया गया वीलॉग आपके सामने रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।